हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पॉलिटिविजन में, जहाँ पे हम नेट जेआरएफ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 जो आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स है उसके हम कुछ मेजर थिंकर्स के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को कवर कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो आज ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ऐसे स्टूडेंट जो हमारे इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से फ्रीली जुड़ सकते हैं और वहाँ पे पेपर 1 और साथ ही साथ पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस से संबंधित सारे अपडेट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज के टॉपिक्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, किन किन थिंकर्स को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स को, उसमें से हम लोग पढ़ेंगे अगाना सूता के बारे में। इसके अलावा हम लोग जियाउद्दीन बर्नी को कवर करेंगे और कबीर को कवर करेंगे। ठीक है, ये तीन जो आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ दिए हुए हैं, आज हम इन दोनों थिंकर्स को कवर करेंगे, जानेंगे कि अगाना सूतास के आइडियाज़ क्या हैं, कबीर के क्या हैं, कुछ इनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और बर्नी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पे हम सिर्फ फैक्ट्स कवर कर रहे हैं आने वाले एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। हम जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे सारे थिंकर्स का तो डिटेल से उसमें कवर करेंगे, उनके जो भी सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थॉट्स हैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। चूँकि हम अभी सारे थिंकर्स को कवर नहीं करा सकते सेपरेट ढंग से, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स हैं आपके पास। तो आपके एग्ज़ाम में एक तरीके से रिवीजन के तौर पर हम ये फैक्ट्स का सीरीज लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी यूज़फुल होगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। तो जियाउद्दीन बर्नी का जो टाइम पीरियड है वो है 1285 से 1398 सेंचुरी तक। ठीक है, ये है जियाउद्दीन बर्नी, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और किन रचनाओं में इन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इनसे संबंधित अगर इनकी बुक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने लिखा है फतवा ए जहांगीरी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी। इसमें इन्होंने बादशाह के बारे में बताया है कि बादशाह को कैसा होना चाहिए, उसके क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने फतवा जहांदारी में बताया है। इसके अलावा इनकी रचना है तारीख फिरोज शाही। इसमें इन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासक फिरोज शाह के इतिहास का वर्णन किया है, फिरोज शाह के बारे में बताया है। ठीक है, और इसके अलावा इनकी रचना है सालवेत ए कबीर। ये इनकी एक क्या कह सकते हो कि प्रार्थना है, जिन्होंने यहाँ पे इन्होंने एक भक्ति प्रार्थना लिखा है सालवेत ए कबीर में। और उसके अलावा इनकी रचना है सना ए मोहम्मदी। इसमें इन्होंने पैगंबर मोहब्बत की महानता की जिक्र किया है, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके बारे में ये इन्होंने इसके बारे में बताया है सना ए मोहम्मदी में। इसके अलावा इनकी रचना है हसरतनामा। इसमें इन्होंने अफसोस प्रकट किया है। ठीक है, इसके अलावा है इनायत नामे इलाही। इस पुस्तक में भगवान के उपहार का इन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा है मासूर सआदत। इसमें सैयद के अच्छे कामों का वर्णन किया है इन्होंने। इसके अलावा इनके और दो रचनाएं हैं लुप्तुल तारीख और फतवा ए दीनदारी। ठीक है, ये सारी रचनाएं हैं। तो ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है इनकी रचना कि किसमें क्या चीज़ इन्होंने बताया है। तो ये अच्छा डेटा है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। आइए कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं वर्णी से संबंधित। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्णी जो थे वो एक इस्लामिक देश को सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि इस्लामिक राष्ट्र बने, इस्लामिक राष्ट्र को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कट्टर इस्लामिक थे और उनका मानना था कि अगर इस्लाम को इस्टेब्लिश करने के लिए अगर हिंदुओं का शोषण हो रहा है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि इस्लामिक राष्ट्र हो। ठीक है, इसके लिए उन्होंने राजा को क्या करना चाहिए, वहाँ की जनता को क्या करना चाहिए, सबसे संबंधित अपनी रचनाओं में उन्होंने जिक्र किया। ठीक है, तो बर्नी का जो फतवा जहांदारी है यह इस्लाम धर्म पर अपने संकीर्ण विचारों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, वह कहते हैं कि मुस्लिम राजा और एक हिंदू शासक के बीच
कोई अंतर नहीं है। अंतर कैसे नहीं है कि अगर कोई मुस्लिम राजा हिंदुओं से जजिया कर लेता है, मतलब एक जो टैक्स लगाते हैं, टैक्स पे अगर आप टैक्स ले रहे हो तो उसको हम जजिया कर बोलते हैं, और खिराज श्रद्धांजलि उसका इकट्ठा करने में संतुष्ट है, तो अगर कोई मुस्लिम शासक हिंदुओं से टैक्स वसूल पाता है तो कोई अंतर नहीं है मुस्लिम राजा और हिंदू शासक के बीच। अगर कोई भी मुस्लिम जो राजा है वो अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो वो योग्य राजा नहीं है। इसके अलावा बर्नी ने जो वंशानुगत सिद्धांत है उसका समर्थन किया है। अगर सुल्तान की पदवी वंश के आधार पर चलती हो तो क्या होगा, उसमें शांति बनी रहेगी। तो इन्होंने वंशानुगत जो मेथड है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि राजतंत्र को सपोर्ट किया है। ठीक है, वंशानुगत मतलब कि राजा का बेटा राजा होगा। इन्होंने कहा कि एक ही खानदान से अगर सुल्तान बनता हो तो इस बात को बर्नी ने सही माना है और इसका समर्थन किया है। वर्नी ये भी कहता है कि शासक सिर्फ क्रूर नहीं होने चाहिए, उसके अंदर परोपकारिता भी होनी चाहिए ताकि वह सफल शासक बन सके, लंबे समय तक शासन कर सके और जनता को स्वीकार कर सके। इनका मानना है कि अगर शासक जल्दी क्रूर हो जाएगा या फिर क्रूरता दिखाएगा तो जनता का विश्वास क्या है, या जो प्रजा है उनका विश्वास उठ जाएगा और वो लंबे समय तक शासक नहीं बन पाएगा। क्या कर देंगे, जनता विद्रोह कर देंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर परोपकारिता लाइए और जो भी जनता है उसको सुख सुविधा मुहैया कराते रहिए। इसके अलावा बर्नी ने राज्य में 2 प्रकार के कानूनों का वर्णन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने बताया है कि राज्य में 2 प्रकार के कानून होते हैं या होने चाहिए। पहला शरीयत और दूसरा जो जवाबित है। ठीक है, तो जो शरीयत है वो कानून जो ईश्वर ने बनाया है, ठीक है, जो अल्लाह के द्वारा बनाया गया है, और जवाबित जो होता है वो है जो बादशाह द्वारा निर्मित कानून माना जाता है। ठीक है, शरीयत को ये ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे, ये मानते थे कि शरीयत से ही मतलब सारा विश्व चल रहा है, सारे नियम कानून इसके मतलब इसके विपरीत आप चल ही नहीं सकते। अगर इसके विपरीत आप चल रहे हैं तो आपको अल्लाह के विरुद्ध चलना माना जाएगा। और जवाबित से बोलते हैं कि जवाबित का पालन करने से क्या होता है कि राज्य की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, जो जिम्मेदारी है वो बनी रहती है, न्याय व्यवस्था स्थापित होती है, दंड व्यवस्था स्थापित होती है। तो इसलिए वो जवाबित को बनाने की बारे में इन्होंने अपना राय दिया। अर्थात जो शरीयत है वो अल्लाह के द्वारा बनाया गया है और जो जवाबित है वो बादशाह द्वारा निर्मित कानून है। ठीक है, मतलब जो राजा बनाता है अपने अकॉर्डिंग, अपने राज्य को चलाने के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ ये बोलता है कि राज्य में एक ही विधान परिषद होनी चाहिए जो राजा को सलाह दे सके। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने वजीर का भी समर्थन किया कि राजा के पास एक बुद्धिमान वजीर होना चाहिए। वजीर मतलब आप सब जानते ही होंगे कि अमात्य मंत्री। ठीक है, इनका मानना था कि जो राजा है वो क्या होना चाहिए, कूटनीति में निपुण होना चाहिए, उसे राज्य के सुरक्षा के लिए कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, वो बोलते हैं कि डिप्लोमेट्स की वजह से और डिप्लोमेसी की वजह से वो अपने क्या कर सकता है, राज्य की सुरक्षा कर सकता है, तो उसको कूटनीति में सफल होना चाहिए। बातचीत से अपने आसपास के जो भी राज्य हैं उनसे हल निकालने में उनको निपुण होना चाहिए। ठीक है, जब राज्य में कोई महामारी फैलती है तो सुल्तान को कर माफ कर देना चाहिए, प्रजा को कर देने से मुक्त कर देना चाहिए। जैसा कि वो मैंने ऊपर बताया कि वो कहते हैं कि राजा को हमेशा क्रूर नहीं होना है, राजा परोपकारी होना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग इन्होंने बात की कि अगर राज्य में कभी कोई महामारी फैल जाती है तो सुल्तान को क्या करना चाहिए, जो राजा है उसको कर नहीं वसूलना चाहिए और प्रजा को कर से मुक्ति दे देना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वर्णी से संबंधित। आई होप अगर इससे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में पूछते हैं तो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब आइए जानते हैं हम लोग कबीर के बारे में कि कबीर के जो पॉलिटिकल आइडियाज़ थे या फिर कबीर को जो पॉलिटिकल साइंस में ऐड किया गया है तो क्यों किया गया है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनके क्या क्या हम आज फैक्ट लेके आए हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल से देखते हैं।
तो इनसे संबंधित जो फैक्ट्स हैं, पहले तो उनके जन्म को लेके थोड़ा विवाद है, कुछ लोग कुछ मानते हैं, कुछ लोग कुछ मानते हैं। इस वजह से मैंने उनका जो टाइम पीरियड है उसका डेटा का जिक्र नहीं किया है। और जन्म बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, हालांकि उनकी रचनाएं, उनके जो आइडियाज़ हैं वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कबीर जो है वो हिंदी साहित्य में एक महान कवि थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रय निर्गुण, ठीक है, ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। ठीक है, ये क्या, हिंदी जो भक्तिकाल थी उसमें ये ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा के काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। ठीक है, कबीर वाराणसी में भक्ति कवि संत स्वामी रामानंद के शिष्यों में से एक थे। इनकी अगर गुरु की बात करूं तो वो स्वामी रामानंद जो थे इनके गुरु थे, जो वैष्णववाद के लिए जाने जाते थे। ठीक है, वाराणसी में जो वैष्णववाद के लिए जाने जाते थे वो थे रामानंद, और इनके शिष्य थे कबीर। कबीर ने लिखित कोई रचनाएं नहीं लिखी, क्योंकि वो साक्षर नहीं थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन उनके मौखिक शब्दों को, या फिर वो जो बोले, वो उनके बोल को, उनके शब्दों को, उनके जो शिष्य थे जिनमें धर्मदास और बीजक, धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में उनकी वाणी को संकलित किया और उनको दोहे और चौपाई के रूप में उसका संकलन किया। ठीक है, तो जो उनके शिष्य धर्मदास थे वो उनके जो भी मौखिक रचना थी उनको एक जगह संकलन किया बीजक नामक ग्रंथ में। तो बीजक को इन्होंने तीन भागों में बांटा है। पहला है साखी, इसमें उनके सारे दोहों का वर्णन मिलता है। शबद, इसमें कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना को अभिव्यक्त किया गया है। और रामायणी में क्या मिलता है, चौपाई मिलेगा। ठीक है, चौपाई छंद कबीर के रहस्यवादी तथा दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। इनके याद में 2017 में मुंबई में कबीर महोत्सव का भी आयोजन किया गया। साथ ही साथ कबीर चूँकि काफ़ी समाज सुधारक थे, उनके आइडियाज़, ना तो उन्होंने किसी धर्म को माना, ना तो उन्होंने जाति व्यवस्था को मानते हैं, तो इस वजह से उनके आइडियाज़ बहुत रिलेवेंस है अभी तक। ठीक है, तो जो कबीरपंथी लोग थे उन्होंने 2017 में कबीर महोत्सव का आयोजन किया मुंबई में, और इनके रिगार्डिंग बहुत सारे वेब सीरीज और मूवीज़ भी बन रही हैं इनके आइडियाज़ पे। ठीक है, कबीर की अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो कबीर की मुख्य भाषा सधुकड़ी और पंचमेल है और खिचड़ी है। ठीक है, इनकी जो मुख्य भाषा थी वो थी सधुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। और इसके अलावा इनके भाषा में सभी बोली सम्मिलित थे, जिसमें हरियाणवी है, पंजाबी है, राजस्थानी, अवधी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्द ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो इन्होंने मौखिक संकलन अपना दिया है। अगर थोड़ा सा हम इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ की बात करें कबीर के, तो कबीर ने अपने विचारों में राजतंत्र का विरोध किया है। ठीक है, वो नहीं मानते थे राजतंत्र को। वे राजतंत्र को एक अच्छी शासन प्रणाली नहीं मानते थे, क्योंकि राजतंत्र में कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग का ही अपना प्रतिनिधित्व रहता है। ठीक है, चूँकि कबीर जो हैं वो राजतंत्र को सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इस संरचना में, इस तरीके के ढांचे में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति शासन कर पाता है, दूसरे को कभी शासन करने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, वो कहते हैं कि एक व्यक्ति तथा एक परिवार के विशेष इर्द गिर्द ही घूमते रहती है, क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है कि जो राजा होता है उसी के सगे संबंधी जो होते हैं उसके अगले शासक होते हैं, खासकर उसका बेटा। अगर बेटा नहीं है तो कोई और हड़प के उसी के इर्द गिर्द जो है उसकी शासन व्यवस्था चलते रहती थी। ठीक है, तो वो इसका विरोध करते थे। इट मीन्स वो, अगर क्वेश्चन यहाँ से बने कि वो राजतंत्र का समर्थन करते थे, तो नहीं, वो राजतंत्र का विरोध करते थे। ठीक है, क्यों करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि किसी और को मौका नहीं मिलता है, जो योग्य है वो शासन नहीं कर सकता है, जिससे क्या होता है कि आम लोगों को प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, कबीर ने राज्य में समानता पर भी बल दिया। वो मानते थे कि राज्य के जितने भी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के नाम पे जो भी जनता है वो सभी एक समान है। वो असमानता पे क्या करते थे, असमानता का घोर विरोध करते थे। तो ये एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो राज्य में इक्वेलिटी का समर्थन किया। राज्य के सभी लोगों को समानता मिलनी चाहिए, किसी के साथ धर्म, भाषा, रंग, रूप के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना था। कबीर जातिवाद का भी घोर विरोध करते थे। उनका मानना था कि जाति समाज तथा राज्य में क्या करती है, असमानता को बढ़ावा
देती है। ठीक है, वो कहते थे कि असमानता जो है जातिवाद से उत्पत्ति होती है असमानता की, तो असमानता को जो जातिवाद है उसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, कबीर के विचारों में एक प्रगतिशील मार्क्सवादी भावना देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो मानते थे कि जो भी असमानता है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, तुरंत उसका उन्मूलन करना चाहिए, चाहे वो जात के आधार पे हो, रंग के आधार पे हो। ठीक है, किसी आधार, लिंग के आधार पे आपको कोई भी असमानता स्थापित नहीं करना है। तो इस वजह से वो कहते थे, इस वजह से उनको माना जाता है कि वो एक प्रगतिशील मार्क्सवादी थे, क्योंकि समानता की बात करते थे और तत्कालीन समाज में परिवर्तन की मांग करते थे। ठीक है, इसलिए उनको प्रगतिशील मार्क्सवादी के रूप में, मतलब कुछ लोग मानते हैं कि उनके जो आइडियाज है वो मार्क्सवादी आइडियाज से मिलते हैं। कबीर ने लिंग समानता की बात की है। वो कहते थे कि जन्म से कोई भी लिंग भेद होने के कारण कोई व्यक्ति असमान नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए किसी से किसी का कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। राज्य में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। पुरुष तथा स्त्री दोनों एक समान हैं। प्रकृति ने दोनों को एक समान, एक तरीके से जन्म दिया है, तो फिर भेदभाव किस बात का, दोनों को समान अवसर मिलने चाहिए। तो इनके पॉलिटिकल आइडियाज को आप देखेंगे तो ये ना तो जाति व्यवस्था को मानते थे, ना तो राजतंत्र को मानते थे। ये किस चीज़ की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। जो भी तत्कालीन समाज में, चाहे वो धर्म को लेके कट्टरता थी, चाहे वो जात को लेके सुप्रीमेसी स्थापित करने की बात होती थी, उन्होंने अपनी मौखिक रचनाओं के तहत या फिर अपने शब्दों के जरिए सभी चीज़ों का क्या किया, विरोध किया और समानता पे आधारित समाज की इन्होंने कल्पना की। इसीलिए इनको प्रगतिशील मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित माना जाता है। ठीक है, इसलिए कबीर को हमारे शायद इस सिलेबस में ऐड किया गया है। अब बात करते हैं हम अगाना सूत्र से संबंधित कुछ फैक्ट्स को। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगाना मतलब होता है किसी चीज़ का ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति, और शुद्ध मतलब होता है मतलब संवाद। ठीक है, संवाद, शुद्ध मतलब क्या होता है, संवाद। अगाना मतलब उत्पत्ति, सूत मतलब संवाद। ठीक है, जो इसमें जो अगाना सूत था, इससे पहले जान लेते हैं कि जो दीघा निकाय है, इसमें ज़्यादातर स्वयं गौतम बुद्ध के संवादों का क्या है, संग्रह है। इसमें 180 विवादास्पद संवाद है। ठीक है, और उसमें 62 परिकल्पना है और 4 महान निकाय या संग्रह हैं, जिसमें 2 दीघा है। ठीक है, दीघा में क्या है, टोटल ये आपको तो पता ही है कि ये बौद्ध धर्म के दीघा निकाय से संबंधित है। ठीक है, तो दीघा निकाय में क्या है कि टोटल 34 सूत्र हैं। ठीक है, दीघा निकाय में कितने सूत्र हैं, 34। और अगाना सूत्र जो है उन्हीं 34 सूत्रों में से एक सूत्र है और वो सूत्र नंबर है 27। ठीक है, तो अगाना सूत्र जो है दीघा निकाय का संग्रह का 27वां सूत्र है, जिसका संस्करण जो है वो पाली भाषा में किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कुछ फैक्ट्स को देखें तो सूत जो है वो बुद्ध द्वारा 2 ब्राह्मणों, जिसमें भारद्वाज और वशिष्ठा हैं, को दिए गए प्रवचन का वर्णन करता है, जिसमें जिन्होंने भिक्षु बनने के लिए अपने परिवार और जाति को छोड़ दिया। मेनली जो आपका ये अगाना सूत्र है, इसमें दो ब्राह्मण थे, जिसमें एक भारद्वाज थे, एक वशिष्ठा थे। इनको बुद्ध समझाते हैं, ठीक है, कि ये इस पृथ्वी की शुरुआत कैसी हुई, यहाँ पे सोशल ऑर्डर का ओरिजिन कैसे हुआ, जाति का जन्म कैसे हुआ, इन सारे के बीच जो 2 ब्राह्मण और बुद्ध के बीच जो संवाद हुआ है, उसी संवादों का संकलन है आपका अगाना सूत्र, जिसमें भारद्वाज और वशिष्ठा क्या करते हैं कि अपने घर का परित्याग करके भिक्षु बनने के लिए चले जाते हैं बुद्ध के पास, और वहाँ पे कहते हैं कि किस तरीके से मैं क्योंकि ब्राह्मण था तो उनको सुप्रीमेसी मिली हुई थी अपने समाज में, तो उन सारे वो ज्ञान को लेने के लिए बुद्ध के पास जाते हैं और वहाँ बुद्ध जो है वो ज्ञान देते हैं कि कोई जो ब्राह्मण है वो कैसे श्रेष्ठ नहीं है, कैसे ये जो वर्णाश्रम है ब्राह्मण वैश्य और शूद्र का, वो कैसे कैसे बना है, ये सोशल ऑर्डर का विकास कैसे हुआ है, पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, लिक्विड जो थी तरल का जो केमिकल रिएक्शन हुआ पानी का, उसके वजह से पृथ्वी बना, चांद तारे बने। तो इन्होंने क्रमवार सारे चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से समझाया है, उसी का संकलन है आपका
अगाना सूत। आप सोच रहे होंगे कि आपके सिलेबस में अगाना सूत को क्यों ऐड किया गया, क्योंकि इसमें जाति की उत्पत्ति और सामाजिक व्यवस्था की बात इन्होंने की है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था में आपके सारे चीज़ें शामिल हो जाती हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया। एक तरीके से माना जाता है कि यहाँ पे इसके जब आप फैक्ट्स को पढ़ेंगे, जब इनको हम लोग डीपली पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो ये बुद्ध द्वारा बताया गया अगाना सूत है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो इसके रिलेवेंस को ध्यान में रखते हुए शायद हमारे सिलेबस में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, जहाँ पे किसकी किसकी बात करते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सामाजिक व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ और जातियों की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बने और उनकी सुप्रीमेसी कैसे स्थापित हुई, इन सारे चीज़ों के बारे में वो बताते हैं, जो आज के मतलब पीरियड में बहुत ज़्यादा क्या है, ये टॉपिक रिलेवेंस है। ठीक है, तो इसमें वो साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि धम्म जो है वो किस तरीके से मोक्ष के मार्ग तक आदमी को पहुंचाता है, धम्म कैसे मतलब सन्यासी है, धम्म भी एक ऑप्शन है जहाँ पे आदमी ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो बताते हैं बुद्ध कि धम्म में सार्वभौमिकता के संदेश पर जोर देते हैं कि कैसे धम्म जो है सभी चीज़ों में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो संवाद की प्रक्रिया है ये हुआ है भारद्वाज और वशिष्ठा ऋषि के द्वारा, जो ब्राह्मण थे, सॉरी। तो इसमें बात की गई इन्होंने कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। ये मेनली 3 चीज़ों के बारे में बुद्ध बताते हैं, जहाँ पे पार्ट 1 में वो कहते हैं कि जो सुप्रीमेसी है ब्राह्मणों का वो कैसे हुआ। पार्ट 2 में वो बताते हैं कि लाइफ का जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, जीवन की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। और पार्ट 3 में वो बताते हैं कि सोशल ऑर्डर कैसे स्थापित हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पार्ट 1 में है जाति व्यवस्था के बारे में, पार्ट 2 में है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और पार्ट 3 में है सामाजिक व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसको आप 3 भाग में बांट सकते हो और तीनों भाग में ये चीज़ों के बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, बुद्ध पृथ्वी की शुरुआत और सामाजिक व्यवस्था का जन्म और इसका निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताते हैं। बुद्ध धर्म में सार्वभौमिकता के संदेश पर जोर दिया और ये भी बताया कि ये सारी चीज़ें इन कैसे श्रेष्ठ है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया, जो बुद्धिज्म आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सॉवरेंटी के 7 सिंबल्स मिलेंगे। तो जो 7 संप्रभुता के प्रतीक हैं वो हम इसको ऐड कर लिए हैं, शायद एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट हो जाए। तो इन्होंने बताया कि संप्रभुता के 7 प्रतीक हैं। पहला है कि कक्कर रतन। ठीक है, मतलब कक्कर रतन मतलब होता है पहिया खजाना। ठीक है, पहिया खजाना डोमिनियन जो कक्कर रत्न कहलाता है। हाथी रत्न मतलब हाथी का खजाना होना चाहिए, इससे हम डोमिनियन पर कंट्रोल करते हैं। असर रत्न मतलब घोड़े का खजाना। परिनायक रत्न पार्षद खजाना जिससे प्रभुत्व पर नियंत्रण होता है। इति रत्न ये है नारी खजाना। ठीक है, मणि रत्न ये कीमती रत्न है, मतलब कि सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सारे चीज़ आएंगे, ये सारे भी सॉवरेंटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके बाद ये बताते हैं गहपति रत्न। ठीक है, जो लोग और टैक्स पे नियंत्रण करता है। ठीक है, लोगों के टैक्स और उससे संबंधित जो भी फंडिंग है उसका कंट्रोल करता है। तो ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये साथ के साथ तो जो है सॉवरेंटी के 7 सिंबल्स हैं, अर्थात संप्रभुता के 7 प्रतीक है। तो ये था आज का कुछ फैक्ट्स, जहाँ पे हम लोग अगाना सूत और बर्नी और कबीर के बारे में कुछ फैक्ट्स को देखा कि उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में क्या क्या मेनली क्या थॉट्स थे, कैसे वो प्रगतिशील मार्क्सवादी कहे जाते हैं। बर्नी कैसे कट्टर मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, वो किस तरीके से बांटते हैं 2 भागों में कि जो कानून है वो 2 हो, शाश्वत कानून और शरीयत। और कि उन्होंने बात की कि 2 होने चाहिए। सुल्तान को कैसे होने चाहिए, उन्होंने बताया कि शरीयत और जवाबित होना चाहिए, एक जो अल्लाह ने बनाया, एक जो राजा ने बनाया, सुल्तान ने बनाया। इसके साथ उन्होंने बात की कि एक ही विधान परिषद होना चाहिए, एक वजीर होना चाहिए। तो ये सारे फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये उनकी रचना है जिसमें उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया। तो ये सारे आप एक बार याद कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। जो NTA पिछले बार से एग्ज़ाम
एग्ज़ाम ले रहा है तो क्वेश्चन का उन्होंने रूप थोड़ा बदला है और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो मे बी ये सारी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।